ठीक है। मैं ये बता रहा था आपको कि जो फर्स्ट कांसेप्ट है वो आपके पास इंडक्शन मशीन को इस्तेमाल करने का है। उसमें ये होता है कि यू हैव टू यूज़ अ गियर बॉक्स ओवर हियर और एसिंक्रोनस मशीन है चूँकि इंडक्शन मोटर है, इसको रेक्टिव पावर कंपनसेशन की रिक्वायरमेंट है, so you will need a capacitor over here as well as it need a grid to energize and start the operation क्योंकि जब मोटर रोटेट होगी, इंजेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा, इसका एनर्जाइज़ होगा स्टार्टर ग्रिड फ्रीक्वेंसी के साथ, तो वो अपने एनर्जी को वो प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, इसमें जो फीचर्स अगर नोट डाउन करें, इसके फीचर्स कौन-कौन से हैं? नॉर्मली जब इसको अप्लाई किया जाता है, इसमें ये होता है मोस्टली कॉमनली यूज्ड कांसेप्ट फॉर विंड टरबाइन लेस देन 1 मेगावाट। अगर आपके पास जो टरबाइन की सिंगल पावर है, अगर 1 मेगावाट से लेस है, तो उस पे ये कांसेप्ट जो है अप्लाई होता है, ठीक है? उसमें प्रोसेस थोड़ा-सा आसान हो जाता है कि उसमें ग्रिड सिंक्रोनाइज़ेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो चूँकि आप डायरेक्टली इसको ऑपरेट कर रहे होते हैं ग्रिड के साथ, यानी कि इसको एनर्जाइज़ करने, इसको ऑपरेट करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड ही चाहिए। So you don't need any extra converter system or any another control to synchronize it. जिस तरीके से आपके पास इंडक्शन मोटर है घर में, आप उसको इस तरह ऑपरेट करते हैं और इसमें जो एनर्जी है जो उसमें प्रोड्यूस हो जाती है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अमूमन जो पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन है इसमें वी कैन यूज़ एट लीस्ट 2 जनरेटर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसमें जो सिंगल जनरेटर है उसकी पावर जो है इसमें आप यूज़ कर सकते हैं 200 किलोवाट अप्रॉक्सिमेट और कंबाइन कर दें दोनों को या अगर जनरेटर की साइड ग्रेटर देन 1 मेगावाट आपने उसको प्रोड्यूस करनी है, तो 2 जनरेटर अगर आप इंस्टॉल करेंगे, तो 1 मेगावाट से उसकी ज़्यादा उसकी रेटिंग हो सकती है। 500 या 600 किलोवाट के आप 2 इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ये है कि ऑपरेशन ऑफ 2 डिफरेंट जनरेटर्स डिपेंड ऑन द विंड स्पीड, इसमें विंड स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा। 2 कांस्टेंट रोटेशनल स्पीड ऑफ द टरबाइन डिपेंडिंग ऑन द विंड स्पीड। अगेन इसमें आपको कांस्टेंट रोटेशनल स्पीड चाहिए और आपने अगर 2 जनरेटर इस्तेमाल करने हैं तो उसमें भी आपने उसको सिंक्रोनाइज़ आपस में करना है। सेकंड क्या है, इंडक्शन मशीन विद हाई और वेरिएबल स्लिप आर बेटर सूटेड फॉर इम्पल्सिव अल्टरनेशन इन द पावर। तो आपको हाई और वेरिएबल स्लिप कॉन्सेप्ट चाहिए ताकि जो इम्पल्स जो पावर एकदम गस्ट या विंड की स्पीड ज़्यादा वेरी करती है फ़ौरन, तो उसको वो अडैप्ट कर सके सिस्टम को। इस सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं? अगर हम इंडक्शन मशीन को यूज़ करें तो सबसे पहला तो ये है रोबस्टनेस होगी ऑफ केज रोटर इंडक्शन मशीन। इसमें रोबस्ट है क्योंकि इंडक्शन मशीन जो है वाइडली यूज़्ड है मार्केट में या मैन्युफैक्चर बाय और उसमें ये एक्चुअली जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ना इसकी जो परचेज़ कॉस्ट या डेवलपमेंट कॉस्ट है, वो लोअर है, ठीक है? डिसएडवांटेज इसमें क्या है कि जब आप इसमें गियर बॉक्स यूज़ करते हैं तो उसके जो लॉसेस जो हैं वो गियर बॉक्स की वज़ह से उसमें लॉसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। सेकंड इसमें क्या प्रॉब्लम है कि इंडक्टिव पावर डिमांड ऑफ द इंडक्शन मशीन तो यानी कि जो मैंने आपको पिछले डायग्राम में बात की कि आपको कैपेसिटिव पावर जो कैपेसिटर बैंक है, वो इंस्टॉल करना पड़ता है इसके लिए, ठीक है? दिस इज़ द कांसेप्ट नंबर 1 और जो कांसेप्ट नंबर 2 है, उसमें आपके पास क्या है कि सेम सिस्टम है, ओके? उसमें आपके पास ये गियर बॉक्स भी चाहिए एंड यू हैव इंडक्शन मोटर, इंडक्शन जनरेटर ओवर हियर एंड देन यू हैव अ एसी टू एसी कन्वर्टर इन बिटवीन टू कनेक्ट डायरेक्टली टू द ग्रिड। जो एसी टू एसी या फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर की बात करें तो ये बेसिकली इसमें एमपीपीटी को वो सपोर्ट कर सकता है। आप इसमें मोर ऑप्टिमाइज्ड वे में इसको पावर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ओके? और जो इसके जो फीचर्स हैं उसमें आप ये देख लें कि ये कॉन्सेप्ट जो है सिमिलर है जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 के तहत, बट इसमें आपके पास जो फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर आ जाता है बिटवीन जनरेटर एंड ग्रिड के। कन्वर्टर का एक एडवांटेज आपके पास ये है कि आप इसमें जो फ़िल्टर कैपेसिटर है, उसका जो पार्ट है वो ओमिट कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर्स होंगे यानी कि आईजीबीटीज़ या मॉसफेट को यूज़ करके बनाया जा सकता है, जो कि रिक्वायर्ड जो रेक्टिव पावर है, जो सिस्टम को इंडक्शन मशीन को प्रोवाइड कर सकता है। दूसरा इसका ये है कि आइसोलेट कर देता है जो इंडक्शन की डायनामिक्स हैं, इंडक्शन जनरेटर की फ्रॉम द ग्रिड तो इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेसेस वगैरह हैं या इसकी जो जनरेटर की जो वेरिएबिलिटी है सिस्टम की वो ट्रांसफ़र नहीं होती ग्रिड के ऊपर।
यहाँ पे अगर हम बात करें वही एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेज ये है कि फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर ऑफर्स वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन, यानी कि अब इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, जनरेटर को वेरिएबल स्पीड के ऊपर ऑपरेट करा सकते हैं। प्रीवियस केस में ऑब्वियसली यू कैन नॉट ऑपरेट इंडक्शन मोटर एट अ वेरिएबल स्पीड, उससे नुकसान ये हुआ कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है सिस्टम की वो वेरिएबल हो जाएगी। ओके, तो जब आप इसको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन में ऑपरेट करा सकते हैं तो इसमें हाई एनर्जी है सिस्टम से यील्ड कर सकते हैं, यानी कि एफिशिएंसी आपकी इंप्रूव हो जाएगी। इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर हैज टू बी रेटेड फॉर द टोटल पावर ऑफ द जनरेटर, यानी कि आप जो कन्वर्टर का जो साइज है इसकी पावर रेटेड कितनी होगी, जो इस जनरेटर की रेटेड, अगर ये 6 मेगावाट का है तो कन्वर्टर भी 6 मेगावाट का बनाना पड़ेगा, और अगर इंडक्शन जनरेटर 1 मेगावाट का है तो दिस इज आल्सो अ 1 मेगावाट। तो इससे ये होगा कि जो लॉसेस है कन्वर्टर लॉसेस के वो भी प्रोपोर्शनल है, यानी कि उसमें कॉस्ट का फैक्टर भी आएगा, उसका साइज भी रेटेड हाई करना है। और इसका दूसरा है, एक तो एडवांटेज आपको ये है कि वेरिएबल स्पीड के ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि गियर बॉक्स का जो साइज है वो छोटा होगा। अब वहाँ पे कॉस्ट तो इम्प्रूव कर सकते हैं लेकिन स्टिल गियर बॉक्स आर नीडेड, जिसकी वजह से उसमें जो स्मॉल लॉसेस अगर बात करें तो वो भी एग्जिस्ट करते होंगे गियर बॉक्स के अंदर। अच्छा, इन प्रैक्टिस दिस कांसेप्ट डिड नॉट बिकम वाइडली एक्सेप्टेबल, यानी कि लोगों ने इस चीज़ को जो मार्केट में है इसको इतना एक्सेप्ट नहीं किया गया बिकॉज़ जो सरप्लस और एनर्जी यील्ड मतलब लॉसेस की बात करें डज़ नॉट जस्टिफाई द हायर कॉस्ट। तो जितनी एनर्जी आप उससे ऑप्टिमाइज़ वे में अचीव कर रहे हैं, यानी कि वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन से लिए कॉस्ट उसकी ज़्यादा लग रही है जिससे आप इतनी एनर्जी उससे ज़्यादा हासिल नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हाई एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इट्स नॉट वेरी कॉस्ट बेनिफिट सॉल्यूशन। अच्छा, इसके अल्टरनेटिव जो थर्ड कॉन्सेप्ट है दैट वाज़ वाइडली अप्लाइड, यानी कि आज से कोई 10 साल पहले तक जो है डब्ल्यू फीड इंडक्शन जनरेटर ही सिस्टम में अप्लाई किया गया था। इसमें ये है कि इसमें आपके पास 2 पाथ हैं, ये जो स्टेटर का जो कंट्रोल है, ठीक है? वो आपका ग्रिड के थ्रू होता है और थ्रू सम कन्वर्टर, ठीक है? और दूसरी जो रोटर है जो आपके पास, सॉरी इसमें मेरे ख्याल से रोटर है, रोटर की जो रोटर के ऊपर जो है आप कन्वर्टर को एनर्जाइज़ करते हैं, उसमें ये होता है कन्वर्टर के थ्रू आप रोटर को एनर्जाइज़ करके या उसकी करंट को कंट्रोल करके वेरिएबल स्पीड जो फंक्शन है वो अचीव कर सकते हैं सो दैट यू कैन एक्सट्रैक्ट द पावर, ऑप्टिमम पावर या मैक्सिमम एनर्जी को यील्ड करें। और जो इसमें जो एनर्जी है वो डायरेक्टली आप सिस्टम में इनफीड कर सकते हैं फ्रॉम स्टेटर। दूसरा ये है कि कन्वर्टर के थ्रू जो इंडक्टिव पावर रिक्वायरमेंट होती है सिस्टम को वो भी ये फुलफिल कर देता है। सो हियर यू कैन यूज बोथ एज अ वेरिएबल स्पीड कंट्रोल भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और आप में रेक्टिव पावर कंपनसेशन भी इसमें अचीव हो जाती है। दूसरा इसमें एडवांटेज आपके पास क्या है कि ये जो कन्वर्टर है इसको आपको डिजाइन नहीं करना पड़ता फॉर फुली पावर ऑफ द जनरेटर, ये ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द जनरेटर जो है ना उसकी पावर के मुताबिक होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये 6 मेगावाट का है, ठीक है, तो ये 2 मेगावाट का सिस्टम जो है कन्वर्टर सिस्टम जो है आप उसको डिजाइन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसकी थोड़ी सी बातें लिखी हुई हैं। पहली चीज तो ये जो स्टेटर जो होता है इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ग्रिड विदाउट कन्वर्टर, ये बात मैंने आपको एक्सप्लेन की। एंड रोटर इज डिजाइन एज अ स्लिप रिंग रोटर विच इज कनेक्टेड बाय अ फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर टू द ग्रिड। सो बाई-डायरेक्शनल पावर फ्लो बिटवीन रोटर एंड ग्रिड इज पॉसिबल, बोथ डायरेक्शन में आप पावर रिसीव कर सकते हैं। अगर आप पावर ट्रांसफर फ्रॉम द रोटर कर रहे हैं तो ओवर सिंक्रोनाइजेशन ऑपरेशन होगा इसमें, और अगर पावर ट्रांसफर टू रोटर होगा तो सब सिंक्रोनस ऑपरेशन सिस्टम में और कर रहे होंगे। सब सिंक्रोनस सिस्टम ऑपरेशन आपको रिक्वायर होता है जब आपने ग्रिड को सपोर्ट करना होता है उसकी रेजिडेंस को कंट्रोल करने के लिए। ऑलराइट, अच्छा एडवांटेज इसका क्या है, एडवांटेज मैं आपको बता चुका हूँ। तकरीबन रेटिंग ऑफ द फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर इज ओनली फॉर द 30% ऑफ द जनरेटर कैपेसिटी। ओके, इसमें ये होगा कि आपके पास जो है लोअर कॉस्ट फॉर द फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, यानी इसकी कॉस्ट जो है आपके पास कम आ जाएगी। दूसरा इसमें वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन है विद हाई एनर्जी यील्ड कर सकते हैं, तो मैक्सिमम अप टू 30% जो आपको है उसकी कैपेसिटर की जो है अचीव करनी होती है। वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन आप इसमें कंट्रोल कर सकते हैं, जाहिर सी बात है एनर्जी को आप मोर ऑप्टिमाइज वे में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।
और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगेन यहाँ पे आपके पास इंडक्शन मशीन है, तो उसमें आपके पास स्लिप रिंग्स होते हैं एंड ब्रशेस हैं, तो उससे आपके पास जो मेंटेनेंस कॉस्ट है दैट इज बिट हायर, और अगेन you have a gearbox, so you will also have some losses in the gearbox. In the recent year, this special variation of the induction machine has been more than applied. यानी जितने भी इसमें 1 मेगावाट से जो ज़्यादा कैपेसिटी के विंड टरबाइन है, उसमें आपके पास ये WFED इंडक्शन जनरेटर्स जो हैं इसको अप्लाई किया जाता है। जी, यहाँ तक बात क्लियर है? कोई क्वेश्चन है इस पर तो पूछिए। नहीं सर, समझ में आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा इसमें वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन की बात करें तो वही कर्व मैं आपको ज़रा दोबारा दिखाना चाहूँगा। वैसे एमपीपीटी की बात क्या होती है, तो उसमें टारगेट यही है कि आपने उसकी जो रोटेशनल स्पीड है उसको कांस्टेंट करना है, आइदर यूजिंग अ पिच मैकेनिज्म और बाय कंट्रोलिंग द रोटर करंट। आप उसकी बात करें तो उसमें ये होता है कि डिफरेंट आरपीएम के ऊपर जो सॉरी विंड स्पीड के ऊपर आप इसका एफिशिएंसी कर्व अगर ड्रॉ करें, दिस इज आल्सो एफिशिएंसी या रेटेड पावर आउटपुट की बात करें आप, ठीक है, तो उसमें जो रोटेशनल स्पीड है this is on the x-axis, so on the peak of each curve you have to track this peak. So for this mechanism is called maximum power point tracking using the variable speed operation यहाँ पे, ठीक है। Alright. अच्छा, जो आपका चौथा कॉन्सेप्ट है दैट इज कंसिडर्ड कॉल्ड एज सिंक्रोनस जनरेटर विद द इनडायरेक्ट ग्रिड कनेक्शन वाया फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। तो इसमें आपके पास क्या चीज़ है कि ऑब्वियसली वही कॉन्सेप्ट है जो आपने देखा इंडक्शन मोटर में और सॉरी डिफेक्ट में डब्ल्यू फीड इंडक्शन जनरेटर में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास यहाँ पे सिंक्रोनस जनरेटर है, ठीक है। सिंक्रोनस जनरेटर में अभी आपको पता है कि दो तरीके के एक्साइटेशन उसमें आपको रोटर की एक्साइटेशन सिस्टम होता है, ठीक है, और उससे स्टेटर के ऊपर से पावर जो है आप एक्सट्रैक्ट करते हैं। अनदर एग्जांपल यहाँ पे होता है सिंक्रोनस जनरेटर की जगह सेपरेटली एक्साइटेड सिस्टम के अलावा आप परमानेंट मैग्नेट भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप परमानेंट मैग्नेट सिस्टम इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो वेट होगा ओवरऑल जनरेटर का वो इंक्रीज हो जाएगा। जो लैब में पड़ा हुआ विंड टरबाइन जो व्हाइट कलर का जो मेरा प्रोजेक्ट का है उसमें परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर लगा हुआ है, ओके। तो उसको अगर ग्रिड के साथ कनेक्ट करना है सो वी कैन यूज दिस काइंड ऑफ नॉट दिस काइंड, मतलब उसमें ये वाला जनरेटर की कन्वर्टर की जरूरत नहीं होगी, सो वी कैन अप्लाई दिस कॉन्फ़िगरेशन टू कनेक्ट विद द ग्रिड। इसमें ये होता है आपके पास एक तो ये कन्वर्टर सिस्टम है जो कि सिस्टम को एक्साइटेशन सिस्टम एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और ये जो कन्वर्टर है ये इसकी जो वेरिएबिलिटी आती है रोटे इसमें आरपीएम की वेरिएशन की वजह से यहाँ जो पावर वेरी करेगी उसको आइसोलेट करने के लिए ग्रिड के साथ आपको फुली रेटेड कन्वर्टर सिस्टम अप्लाई करना होता है। यहाँ पे आपके पास एसी सिस्टम है, so and then you convert that into DC, and from DC to again AC, so this is a back to back configuration of converters. They both converters are like from MOSFETs or IGBTs, so they are like voltage source converters. तो वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर में ये है कि उसमें फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज को वो कंट्रोल करता है, ओके। सर ये यहाँ पे मतलब दो कन्वर्टर क्यों लगाए? वो आउटपुट तो वापस एसी आ रहा। यहाँ पे ये वाली सर बात आपने कर कहा रहे था हो? पहले एसी। हाँ, यहाँ पे क्योंकि सिस्टम आपका एसी है ना, नहीं सर, तो एसी तो पहले भी आ रहा था ना। उसमें वेरिएबिलिटी को खत्म करने के लिए, अच्छा क्योंकि अच्छा। जब आपकी जो आरपीएम वेरी करते हैं तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं होती ना, तो ये फ्रीक्वेंसी अगर वेरिएबल होगी तो ग्रिड के साथ इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अब आपका टारगेट क्या है कि अगर आपने ऑप्टिमम पावर स्पीड ऑप्टिमम पावर एक्सट्रैक्ट करनी है टरबाइन से, तो आपने इसको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट कराना है, ठीक है। जब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट होगा तो उससे आप मैक्सिमम पावर एक्सट्रैक्ट कर सके। फॉर एग्जांपल ये जो एग्जांपल अगर आप देखें कर्व को, वेट सेकंड, ये वाला कर्व अगर आप देखें तो इसमें देखिए ये आरपीएम वेरिएबल है और वाइडर रेंज के ऊपर वेरिएबल है। 1 जो है आपका रेटेड है ना आरपीएम, ठीक है। तो अगर रोटेशनल स्पीड कम होगी तो ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज कैसे करेंगे आप? नहीं कर सकते।
उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी। और इसी तो तरीके से फ्रीक्वेंसी सिंक करनी पड़ती है। हाँ, फ्रिक्वेंसी सिंक करने के लिए तो आरपीएम अगर इंक्रीज, जो रेटेड स्पीड रोटेशनल स्पीड का जो स्केल है, ये नॉमिनल फ्रिक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल फ्रिक्वेंसी रेशियो है ना ये। तो 1 मीन्स रेटेड, दिस इज योर रेटेड फ्रिक्वेंसी एट व्हिच योर ग्रिड जनरेटर इज सिंक्रोनाइज्ड विद द ग्रिड। सही सर। लेकिन जब आरपीएम कम होंगे या ज्यादा होंगे तो ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो सकती, और वो हमने करनी है। उसकी वजह क्या है कि हमने ये ऑप्टिमम पावर को ट्रैक करना है। एट सही सर। लोअर आरपीएम पे भी हमने ये मैक्सिमम पावर को ऑपरेट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये विंड स्पीड है 6 है, ठीक है, तो मैं इसको 1 पे अगर ऑपरेट करूं तो मेरे पास पावर आउटपुट कितनी आएगी बताएं। डिवाइड करेंगे ना। अरे यार सामने नजर आ रहा है, जीरो आएगी ना, 0 आएगी। जीरो आएगी ना। ठीक है, चले मैं दोबारा बता रहा हूँ। हमें यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है कि हमने इसको वेरिएबल स्पीड के ऊपर ऑपरेशन करवाना है हमने, ठीक है, ये नोट करें। Why we need to a variable speed operation? We need a variable speed operation to track the maximum power. So for MPPT maximum power point tracking के लिए we need to operate the generator on the maximum at the variable wind speed. For example मैं example दे रहा हूँ, ये हमारे पास जो स्केल है x एक्सिस का, दिस इज द रेशियो बिटवीन अ नॉमिनल स्पीड या रेटेड स्पीड की बात करें, डिवाइड में ये UN का NN का मतलब है, और N जो है वो एक्चुअल विंड स्पीड है या एक्चुअल रोटेशन है डिपेंडिंग ऑन द विंड स्पीड। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर आप अज्यूम करें ये 7 मीटर पर सेकेंड विंड स्पीड आ रही है आपके पास, ठीक है, अगर आप जनरेटर को ऑपरेट कराते हैं रेटेड विंड स्पीड के ऊपर, रेटेड रोटेशनल स्पीड के ऊपर, उसकी आरपीएम अगर है फॉर एग्जांपल लेट्स से 500 आरपीएम है, ठीक है, डिजाइन की बात कर रहा हूँ। ये स्टैंडर्ड आरपीएम आते हैं आपके पास, लेट्स से यू हैव डिजाइन दैट फॉर 11 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, अगर 11 मीटर पर सेकेंड विंड की स्पीड होगी तो जनरेटर के जो रोटर के आरपीएम होंगे वो 500 होंगे। ठीक है, बात समझ आ गई, अभी तक समझ आ रही है? ठीक है, अब क्या होगा कि विंड स्पीड कम होती है, फॉर एग्जांपल 8 मीटर पर सेकंड हो जाती है। आरपीएम ड्रॉप करेंगे। अगर मैं इसको रेटेड विंड स्पीड के ऊपर ही ऑपरेट कराऊं यूजिंग गियर बॉक्स या पिचिंग मैकेनिज्म या जो रोटर की एक्साइटेशन को कंट्रोल ना करके, मतलब उसकी रेटेड आरपीएम ही हो सिस्टम में जनरेटर की, ठीक है, तो उसकी जो एफिशिएंसी, जो मैक्सिमम पावर आउटपुट होगी जनरेटर से, वो मैं कितनी एक्सट्रैक्ट करूंगा, समथिंग लाइक 0.22 या 2.24 समथिंग लाइक 22। दिस, ठीक है। लेकिन ये मेरे पास 8 मीटर पर सेकंड ही है, मैं इसकी आरपीएम को अगर कम कर दूं और इसको ले जाऊं 0.665 पे या 0.7 पे ले जाऊं, तो उसी विंड स्पीड के ऊपर मैं जो एफिशिएंसी मेरी थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, समथिंग 0.3 या 3.5, यानी कि उस जनरेटर से मैं ज्यादा पावर उसको एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं। बात समझ आई? यस सर। ठीक है, तो बेसिकली इसको कहते हैं मैक्सिमम पावर पॉइंट, जो मैक्सिमम पावर जो है एक्सट्रैक्ट करना है। मतलब यहाँ पे जनरेटर की लिमिटेशन यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं कि अगर हमारा जनरेटर वेरिएबल, क्योंकि जाहिर सी बात है विंड वेरिएबल है ना, ठीक है, आसिफ अपनी वीडियो जरा जी बंद सर, कीजिए। मतलब अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं यहाँ की, विंड की वेरिएबिलिटी की वजह से बहुत सारी फैक्टर्स जो हैं आपकी एफिशिएंसी को रिड्यूस करते हैं। अगर आपने जनरेटर से मैक्सिमम उसकी जो कैपेसिटी, अगर वो 500, मतलब जितने भी 5 मेगावाट का या 1 मेगावाट का जो भी जनरेटर आपने चूज किया है, वो अपनी पावर आउटपुट रेटेड विंड स्पीड, रेटेड रोटेशनल स्पीड के ऊपर देगा ना, ऐसे ही है, ठीक है। अब उसका जो रोटर है, उसकी आरपीएम है, वो किससे कंट्रोल हो रही है, वो विंड की पावर से हो रही है।
अब जब विंड वेरी करेगी तो उसकी आरपीएम चेंज हो जाएगी, इट कैन नॉट बी एट द रेटेड आरपीएम। तो उससे क्या होगा, जनरेटर का आउटपुट भी रेटेड आउटपुट नहीं आएगा, ऐसे में। जी सर। अब हमने क्या करना है, हमने डिपेंड करता है कि जो एक्चुअल आरपीएम आ रहा है उसके मुताबिक हम उसकी वेरिएबल स्पीड के ऊपर उसके आरपीएम को कम करके हम उस पॉइंट पे मैक्सिमम पावर को किस तरीके से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये जो शेडेड रीजन है ये आपको बताता है दिस इज द ऑप्टिमम पावर आउटपुट शेडेड रीजन, कि आपने वेरिएबल विंड स्पीड को करके कंट्रोल आरपीएम की को करके आपने जो मैक्सिमम पावर जितना आप जनरेटर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो क्या है, उसको यू हैव टू ट्रैक इट डाउन। ओके, तो यही चीज सही आगे सर। है। ये हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, डिफरेंट जो स्कीम्स यहाँ पे डेवलप हो रही हैं, तो उसमें हम मैकेनिज्म कर सकते हैं। वो मैंने एग्जांपल दी थी आपको, जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना, जीरो था वो, ये मैंने एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास विंड की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है या 6 मीटर पर सेकंड है, ये वाली स्पीड कर्व है, तो इस कर्व के मुताबिक अगर ये रेटेड स्पीड को मैं लूंगा तो यहाँ पावर जीरो जनरेट करेगा जनरेटर, लेकिन सिस्टम में एनर्जी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम नहीं लेकिन कुछ कर सकते हैं उस विंड स्पीड के ऊपर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जनरेटर को लोअर आरपीएम के ऊपर ऑपरेट करना पड़ेगा। मसलन योर आरपीएम शुड बी अबाउट 0.5, then you will have some output of something like 0.19 के करीब या 1.18, ठीक है, ये दैट कुड बी योर आउटपुट। ये स्केल किया हुआ है, पर यूनिट सिस्टम में डिफाइन किया हुआ है। ऑलमोस्ट 10% जो है जनरेटर का आउटपुट आप उससे फिर भी हासिल कर सकते हैं बाय कंट्रोलिंग द जनरेटर टू ऑपरेट इट एट अ वेरिएबल स्पीड। ऑलराइट, बात समझ आई कि नहीं? यस सर। ओके, इसी तरीके से अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन कंट्रोल करना है। तो जाहिर सी बात है जब यहाँ पे आरपीएम वेरी होगी क्योंकि हम उसको ऑपरेट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी वेरी करेगी। जब फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी सो वी कैन नॉट कनेक्ट देम डायरेक्टली टू द ग्रिड, सो वी नीड एन आइसोलेशन बिटवीन दीज टू थिंग्स। तो यहाँ पहले हम एसी से डीसी और डीसी से एसी कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो इट विल वर्क एज अ इन्वर्टर या इस तरह यूँ कह लेंगे कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के तौर पे काम करेगा। जो वेरिएबिलिटी होगी आरपीएम की या फ्रीक्वेंसी की, तो यहाँ पे वो हम पावर में रिफ्लेक्ट करके और पावर की वेरिएशन के साथ हम सिस्टम में इनफीड कर सकते हैं। ओके, उसका अदर एडवांटेज यहाँ पे कन्वर्टर क्या है कि जब हमने वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन कराना है तो वो इस कन्वर्टर के थ्रू वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन हो सकता है। दूसरा, जब आपके पास सिंक्रोनस जनरेटर है तो आपने उसको एक्साइटेशन वोल्टेज भी प्रोवाइड करने हैं, और उसकी एक्साइटेशन वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए यू नीड अ कन्वर्टर हियर। तो उस केस में आपके पास डीसी सोर्स चाहिए यहाँ पे, क्योंकि रोटर के ऊपर सिंक्रोनस जनरेटर के डीसी करंट अप्लाई होता है। ओके, अच्छा, कुछ फीचर्स यहाँ देख लें जो कॉन्सेप्ट नंबर 4 के हैं। सो इसमें ये होता है कि सिंक्रोनस जनरेटर हैव अ वेरी रिजिड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस एंड दे आर वेरी सेंसिटिव टू स्पीड फ्लक्चुएशन। तो इसमें ये होता है कि जो पावर आउटपुट है स्मॉल स्पीड की वेरिएशन से भी ज्यादा आ जाती है, और उस पर फ्रिक्वेंसी भी ज्यादा जो है वो अफेक्ट होती है। So the speed fluctuation caused by the gust of the wind yield to the strong power fluctuation, which may exceed the stability limit of the generator. जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, यस सर। अनदर फीचर क्या है इसमें, डायरेक्ट ग्रिड कनेक्शन इज नॉट बीइंग अप्लाइड फॉर द सिंक्रोनस जनरेटर। तो इसमें आप डायरेक्टली ग्रिड के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, इसी वजह से कि पावर फ्लक्चुएशन ज्यादा है और फ्रिक्वेंसी की वेरिएशन ज्यादा है सिस्टम में। और इसका एडवांटेज क्या है हमारे पास कि हायर एफिशिएंसी एट पार्शियल लोड कंपेयर टू द इंडक्शन मशीन। तो इंडक्शन मशीन के कंपैरिजन में हमारे पास हायर एफिशिएंसी आ जाती है, और उसमें जो वेरिएबिलिटी स्पीड ऑपरेशन जो है वो मोर एफिशिएंट है। डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें लॉसेस आ जाते हैं एक्साइटेशन सिस्टम का, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल आपके पास कन्वर्टर चाहिए एसी डीसी फॉर रोटर एक्साइटेशन, एंड
इन दिस केस में नियरली द सेम डिसएडवांटेज सिमिलर टू कॉन्सेप्ट 2 मींस के रेटिंग ऑफ द फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर टू द टोटल पावर ऑफ जनरेटर जो है वो सेम है, यानी कि इसमें जो ये वाला जो कन्वर्टर है मेन कन्वर्टर, इसकी जो पावर होगी वो इक्वल टू द सिंक्रोनस जनरेटर होगी। अगेन इसमें इसकी कॉस्ट इंक्रीज होगी, साइज बढ़ेगा, इसमें लॉसेस आएंगे कन्वर्टर के, सो दैट इज आल्सो द सेम इशू। एंड अगेन वी हैव अ गियर बॉक्स ओवर हियर जिसमें लॉसेस भी गियर बॉक्स में प्रोड्यूस होंगे। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो फिफ्थ कॉन्सेप्ट है उसमें है डायरेक्टली ड्रिवन परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड एक्साइटेड मल्टीपोल सिंक्रोनस जनरेटर विद इनडायरेक्ट ग्रिड कनेक्शन वाया फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। तो जब भी इनडायरेक्ट कनेक्शन है इसका मतलब है बीच में एसी टू एसी कन्वर्टर अप्लाई होता है। अब यहाँ पे ये है कि हमारे पास एक्साइटेशन सिस्टम की जगह अब हमारे पास परमानेंट मैग्नेटिक सिस्टम है, ठीक है, लेकिन ये मल्टीपोल सिस्टम है, तो इसका मतलब ये है कि हम इसको लोअर आरपीएम के ऊपर हम हायर फ्रिक्वेंसी जो है उसको अचीव कर सकते हैं। वही फार्मूला आरपीएम इक्वल टू 120 एफ बाय पी, ठीक है। तो अब हमने जब गियर बॉक्स हमने रिमूव कर दिया तो आरपीएम कम हो गए, तो फॉर सेम फ्रिक्वेंसी आपको पोल जो है वो नंबर ऑफ पोल्स इंक्रीज करने होंगे, ठीक है। तो ये P इंटू आर कर लें तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर आरपीएम अगर रिड्यूस करें सिस्टम के तो पोल्स को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, ओके। इसमें ऑब्वियसली यू हैव टू यूज अ मल्टीपोल सिस्टम एंड देन यू विल नीड अ फुली रेटेड कन्वर्टर। ओके, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या है, तो इसमें सबसे पहली चीज तो ये है नो एक्साइटेशन लॉसेस, वो आपका कन्वर्टर की कॉस्ट भी बच गई। इंक्रीज एफिशिएंसी एट पार्शियल लोड्स, मतलब कुछ लोड्स के ऊपर आपके पास जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। और उसमें जो नो लॉसेस कॉज बाय द गियर बॉक्स, यानी कि आपका गियर बॉक्स भी रिमूव हो गया जिसकी वजह से आपके पास जो है लॉसेस भी गियर बॉक्स के रिमूव हो गए। इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि हाई कॉस्ट फॉर परमानेंट एक्साइटेशन, यानी कि आप परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें भी आपके पास जो है कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। और बाज़ दफ़ा ये भी कहा जाता है कि वक्त के साथ साथ आपकी जो मैग्नेटाइजेशन पावर होती है जो उसमें परमानेंट मैग्नेट की, वो भी कांस्टेंट नहीं रहती, ठीक है। तो वो एक तरह के लॉसेस में आ जाता है। हाँ, कन्वर्टर की रेटिंग जो है वो सेम होगी इस केस में। ऑब्वियसली स्ट्रक्चर में आप देखें यहाँ पे कन्वर्टर की जो रेटिंग है वो सेम होगी जो आपके जनरेटर की कैपेसिटी है उसके बराबर होगी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें, ओवरव्यू अबाउट द कॉन्सेप्ट। अगर पावर रेटिंग 1 मेगावाट से ज़्यादा है तो इसमें एग्जांपल्स दे रहे हैं मार्केट में किस किस्म के जो शेयर्स अवेलेबल है। ये तकरीबन थोड़ा सा ओल्ड डाटा है, यानी कि माजी में को अगर एक्सपेक्ट करें तो हमारे पास ये चीज़ें ज़्यादा आ जाएंगी, मतलब हम 10 साल पहले का इसमें डिस्कशन की गई है। तो फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर्स जो विंड टर्बाइन ज़्यादा इंस्टॉल हुए थे उसमें ये था कि स्टॉल कंट्रोल था विंड टर्बाइन, ठीक है, विद गियर बॉक्सेस एंड विद डायरेक्ट ग्रिड कनेक्शन। तो उसमें मेनली जो इनिशियली अप्लाई किए जाते थे वो इस किस्म के विंड टर्बाइन इंस्टॉल होते थे। उसके इनिशियल लेवल पे जो मार्केट शेयर था वो बहुत ज़्यादा था, यानी कि सिस्टम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए थे, लेकिन वक्त के साथ साथ वो डिक्रीज होना शुरू हो गए थे, ठीक है। उसमें जो मेन मैन्युफैक्चरर थे वो आपके पास फोहरलैंडर था, जर्मन मैन्युफैक्चरर है, नॉर्डेक्स मैन्युफैक्चर कंपनी थी, और एनईसी निकॉन के नाम से जो कंपनी थी वो इस किस्म के जो विंड टर्बाइन कॉन्सेप्ट है वो प्रोड्यूस कर रहे थे। फिर उसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट है पिच कंट्रोल्ड विंड टर्बाइन, एक तो ये स्टॉल कंट्रोल था, यहाँ पे पिच कंट्रोल आ जाएगा यहाँ पे विद गियर बॉक्सेस एंड विद डायरेक्ट ग्रिड कनेक्शन। तो उसमें ये था कि ये जो डिज़ाइन था वो इनिशियल लेवल पे लो था, मतलब इसमें कोई ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स नहीं थे जो इसको डेवलप किया था, और इसकी जो टेंडेंसी थी वो भी डिक्रीज हुई। इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम में इतने ज़्यादा इन नहीं हुए, तो ये जो डिज़ाइन है वो मार्केट में इतना नहीं प्रोड्यूस हुआ। इसके जो मैन्युफैक्चरर थे वो सज़लोन थे मैन्युफैक्चरर, मित्सुबिशी थे, और
AN बोनस वाले थे, ठीक है, ये कंपनी का नाम है। इसके अलावा जो थर्ड कॉन्सेप्ट था उसमें ये था कि हमने पिच कंट्रोल तो रखना है विंड टर्बाइन में विदाउट गियर बॉक्स, मतलब कोई गियर बॉक्स ना हो। पहले दो कॉन्सेप्ट में आपके पास गियर बॉक्सेस थे, उसमें मल्टीपोल सिस्टम इस्तेमाल किया था। मोर देन पोल्स का मतलब ये है कि मोर देन 9, 8 और 7 पोल्स थे उसमें। उसमें सिंक्रोनस जनरेटर इस्तेमाल करना शुरू किया था और विद फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, जो फुली रेटेड कन्वर्टर जो हमने इस्तेमाल किए थे। इस कॉन्सेप्ट को वाइडली अप्रिशिएट किया गया, तो उसकी जो टेंडेंसी थी, मार्केट शेयर भी बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, और उसकी जो रिक्वायरमेंट थी, मतलब जो आइडिया था ये वाला, बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ था और दैट वाज इंक्रीजिंग एट दैट टाइम। इसमें दो मैन्युफैक्चरर्स बहुत थे जो इस पे काम कर रहे थे, एनरकॉन और विनविड। इनकी जो बनाए हुए विंड टर्बाइन्स है वो ज़्यादा मार्केट में वैल्यू रखते थे, ओके। और अगर एक और कॉन्सेप्ट की बात करें जो लास्ट 10 सालों में देखा था, उसमें जो पिच कंट्रोल था, wind turbine with gearboxes, but we have a doubly feed induction generator with frequency converter. ये अब तो नहीं बनते डब्ल्यू फीड इंडक्शन जनरेटर तो, लेकिन ये शुरू में जो थे वेरी हाई उसकी टेंडेंसी थी। जो आपके जर्मनी में जो ऑनशोर विंड फार्म्स है उसमें ज्यादातर डब्ल्यू फीड इंडक्शन जनरेटर सिस्टम ही इम्प्लीमेंटेड था, और इसकी जो टेंडेंसी भी थी एट द इनिशियल लेवल बहुत ज्यादा थी इंक्रीज करने की। तो इसमें डी विंड वाले, आरई पावर वाले, नोर्डेक्स और जीई जो मैन्युफैक्चर थे विंड टर्बाइन के, ये बहुत ज़्यादा सिस्टम जो है, ये वाला सिस्टम जो है वो प्रोड्यूस कर रहे थे। अब जो है वो मेनली आपके पास ये पिच कंट्रोल विंड टर्बाइन जिस सिस्टम जो आपके पास है वो वाइडली इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब उसमें कंट्रोल ऑपरेशन जो ग्रिड के साथ अगर आपने इंटीग्रेट करना है तो उसकी जो एडिशनल फीचर्स थे वो क्या डिजायरेबल थे, ठीक है, या अब उनमें कौन कौन से फीचर्स होते थे जो हम इस्तेमाल कर सकते थे। तो उसमें मेन चीज थी, अगर आपने विंड टर्बाइन से एक्टिव और रिएक्टिव पावर को जो है ना कंट्रोल करना है, यहाँ पे फैक्टर है क्या हम उनको इंडिपेंडेंटली कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और उसमें ये चीज देखी जाती है कि क्या हम एक्टिव पावर को यूज करके ग्रिड की फ्रिक्वेंसी को सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करके ग्रिड के वोल्टेज को सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट की जो कंपैरिजन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसमें ये है कि अगर हमारे पास अगर इंडक्शन मशीन होगी विद केज रोटर एंड इसका डायरेक्ट ग्रिड कनेक्शन होगा, ठीक है, जैसा कि हमारे पास कॉन्सेप्ट नंबर 1 था, तो हम इसमें पावर कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। और पी एंड क्यू आर नॉट एडजस्टेबल। जो सिस्टम में जो विंड टर्बाइन से जो आपने एक्सट्रैक्ट किया दैट यू हैव टू फीड इनसाइड द ग्रिड, ओके। एंड दूसरा प्रॉब्लम ये है कि रेक्टिव पावर कंपनसेशन भी आपको डिजायर होती है, यानी ग्रिड को आप रेक्टिव पावर सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते इस केस में। अच्छा, सेकंड केस में अगर आप बात करें इंडक्शन जनरेटर विद केज रोटर जिसमें स्लिप रिंग्स रोटर्स आएंगे या फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, इसमें डिफेक्ट की बात आएगी, जिसमें फुली कन्वर्टर सिस्टम भी अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें आप जो पी और क्यू कंट्रोल है वो फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अगेन अगर आपके पास सेम कॉन्सेप्ट है डिफेक्ट डब्ल्यू फीड इंडक्शन जनरेटर विद स्लिप रिंग्स रोटर, उसमें आप क्या कर सकते हैं, एक्टिव और रिएक्टिव पावर आल्सो कंट्रोल कर सकते हैं बाय फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर इन द रोटर ब्रांच, और उसमें सब और ओवर सिंक्रोनस ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप इंडक्टिव रिएक्टिव पावर और कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर दोनों जो है वो सिस्टम को प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन इसकी खास एक लिमिट होती है, मतलब वाइड रेंज के लिए ऊपर आप ऑपरेट नहीं कर सकते, और ये बेसिकली पी और क्यू जो कंट्रोल होता है वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट नहीं रहता, इसमें आपके पास थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी एक्टिव और रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, उसके बाद सिंक्रोनस जनरेटर विद फुली कन्वर्टर अगर सिस्टम आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें पी एंड क्यू कैन बी कंट्रोल बाय द मीन ऑफ एक्साइटेशन और बाय द फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर्स, तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इवन कि आप इसमें एक्टिव और रिएक्टिव पावर इंडिपेंडेंटली भी सिस्टम को में इनफीड कर सकते, मतलब उसको इंडिपेंडेंटली कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास एक्टिव पावर 0 है so you can increase the reactive power by a different value up to the rated value as well, or if you have a active power you can even put the reactive power to 0, so you can do that. अच्छा, उसके बाद अगर आपके पास है सिंक्रोनस जनरेटर विद परमानेंट फीड एक्साइटेशन और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, तो जो अनदर कॉन्सेप्ट है उसमें भी आप एक्टिव और रिएक्टिव पावर को कंट्रोल कर सकते हैं बाय मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर्स, ठीक है।
अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। जो ग्रिड की जब अगर आप इंटीग्रेट करना होता है उसमें जब कनेक्शन करना होता है तो उसमें ग्रिड की कैपेबिलिटी होती है, रिक्वायरमेंट देता है कि पॉइंट ऑफ कॉमन कपलिंग के ऊपर मुझे वो क्या डिजायरेबल फीचर है मुझे चाहिए विंड टरबाइन से। उसकी बहुत सारी डिटेल्स हैं, उसमें से एक रिक्वायरमेंट मैंने यहाँ पे लिख दी है। दिस इज कॉल्ड अ पीक्यू कर्व, ठीक है। मेरे ख्याल से दिस इज कंट्रोल ऑफ एक्टिव और रिएक्टिव पावर। इसमें डिफरेंट रेंज होती है कि अगर आपके पास ग्रिड के वोल्टेज किस लेवल पे है, फॉर एग्जाम्पल 350 टू 400 केवी, डिफरेंट वोल्टेज लेवल पे भी डिपेंड करता है। ये आपको बताता है आपने इंडक्टिव मोड में यूज करना है जिसको कहते हैं ओवर एक्साइटेड और सॉरी अंडर एक्साइटेड, और ये ओवर एक्साइटेड केस है, इसका मतलब है कि कैपेसिटिव पावर आपने इनफीड करनी है। तो बेसिकली जो ये कर्व है इस तरह का शो करता है कि आपके जो ऑपरेशन पॉइंट है वो विद इन दिस बाउंड्री एग्जिस्ट करने चाहिए, इस बाउंड्री में। सो हेयर इज नॉट डिजायरेबल फीचर, या यहाँ पे अगर आपके पास पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो यू कैन शट डाउन योर सिस्टम और यू कैन डिस्कनेक्ट इट, मगर विद इन दिस बाउंड्री you have to operate and you have to provide the required amount of reactive power as desired. Okay, तो यहाँ पे ये कि प्रॉफिट वगैरह होता है कि प्रॉफिट विल ओनली बी पेड फॉर जनरेटेड एक्टिव पावर। यहाँ पे पेमेंट आपकी उस वक्त होगी जो एक्टिव पावर आप इनफीड करेंगे सिस्टम में। और ओनर ऑफ द विंड पावर पार्क डिजायर टू एडजस्ट पावर फैक्टर अप टू 1 एट द ग्रिड कनेक्शन नोड। तो ये जो मैन्युफैक्चर होता है विंड फार्म का उसके लिए एडवांटेज होता है कि वो जो पावर फैक्टर है 1 पे ऑपरेट करे, लेकिन ये ग्रिड के लिए नुकसानदेह होता है। तो उसमें विंड पावर हैव टू मेक कंट्रीब्यूशन टू रेक्टिव पावर डिमांड ऑफ द ग्रिड। तो यहाँ पे मेन रिक्वायरमेंट है कि जितना बड़ी साइज भी होगी विंड टरबाइन की या विंड फार्म के साइज जितना इंक्रीज होगा उसमें सिस्टम की नेटवर्क की स्टेबिलिटी के ऊपर वो ज्यादा अफेक्ट करता है। इसकी वजह से हमें डिजायर होता है कि वो रेक्टिव पावर को भी सपोर्ट करें। ओके, जी बताएं, इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ थोड़ा सा? यस सर।